इतिहास के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट की बात करने वाले हैं जब तलवारों की गूंज कूटनीति और वास्तुकला की खामोश लेकिन खूबसूरत दास्तान में बदल गई। जरा सोचिए, निरंतर युद्धों से थके हुए एक राज्य ने कैसे अपने लिए एक स्वर्ण युग की नींव रखी। चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं। आगे बढ़ने से पहले बस एक नजर आज के हमारे इस रोड मैप पर। हम शुरुआत करेंगे अमर सिंह और मुगल संघर्ष से, फिर जानेंगे 1615 की उस ऐतिहासिक संधि के बारे में। इसके बाद महासतियों के शाही शमशान का एक दिलचस्प तथ्य समझेंगे, फिर करण सिंह और खुर्रम की कहानी, और अंत में देखेंगे जगत सिंह के दौर की शानदार वास्तुकला को। तो चलिए बिना देर किए सीधे चलते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, अमर सिंह और मुगल संघर्ष। आप स्क्रीन पर जो टाइमलाइन देख रहे हैं ना, ये सिर्फ कुछ साल नहीं है, बल्कि ये 3 पीढ़ियों की एक रिले रेस है। 1597 से 1652 तक का ये सफर महाराणा अमर सिंह प्रथम से शुरू होकर करण सिंह और फिर जगत सिंह प्रथम तक जाता है। यही वो दौर था जब मेवाड़ मानो राख से उठकर फिर से अपना नया आकार ले रहा था। लेकिन ये शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। जरा उस वक्त के मेवाड़ की कल्पना कीजिए। मुगल राजकुमार खुर्रम ने ऐसे क्रूर और लगातार सैन्य अभियान चलाए थे कि मेवाड़ की रीढ़ टूट सी गई थी। फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी थीं, सेना बिल्कुल पस्त थी और राज्य का अस्तित्व ही दांव पर लगा था। हालात इतने बदतर थे कि मेवाड़ के सरदारों और खुद युवराज कर्ण सिंह को भी लगने लगा था कि अगर राज्य और जनता को बचाना है तो हमें शांति का कोई न कोई रास्ता खोजना ही होगा। और यहीं से हम पहुंचते हैं इस युग के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर, भाग 2, 1615 की ऐतिहासिक मेवाड़ मुगल संधि। 5 फरवरी 1615 ये वो दिन था जब एक बहुत ही मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी फैसला लिया गया। इस शांति संधि की 4 बड़ी शर्तें थीं। पहली, महाराणा को खुद मुगल दरबार में पेश होने से छूट मिल गई। दूसरी, उन पर किसी भी तरह के वैवाहिक संबंध बनाने का कोई दबाव नहीं डाला गया। तीसरी, चित्तौड़गढ़ उन्हें वापस तो लौटा दिया गया, लेकिन इस सख्त शर्त पर कि उसकी किलेबंदी या मरम्मत नहीं होगी। और चौथी शर्त, युवराज को 5000 का मनसब यानी एक उच्च सैन्य दर्जा दिया गया। देखा जाए तो इन शर्तों ने कड़वी राजनीतिक हकीकत को तो स्वीकार किया, लेकिन साथ ही मेवाड़ के स्वाभिमान को भी काफी हद तक बचाए रखा। पर क्या आप सोच सकते हैं कि एक सच्चे योद्धा के लिए अपने दुश्मन से समझौता करना कितना दर्दनाक रहा होगा? महाराणा अमर सिंह प्रथम इस संधि से इतने ज्यादा आहत हुए थे कि उन्होंने अपना राजपाट ही त्याग दिया। जी हां, वो इतने निराश थे कि उन्होंने संन्यास ले लिया और आहड़ के गंगोद्धव नाम की जगह पर अपना बाकी जीवन बिताने चले गए। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि एक राजा के अपने स्वाभिमान और अपने लोगों की भलाई के बीच का एक बहुत ही गहरा भावनात्मक द्वंद्व है। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, महासतियां, शाही शमशान। महाराणा अमर सिंह के अंतिम विश्राम स्थल की बात निकली ही है तो यहाँ एक बहुत ही मजेदार ऐतिहासिक कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। अक्सर लोग इन 2 जगहों के नामों में उलझ जाते हैं। देखिए, उदयपुर के आहड़ में जो महासतियां हैं वो मेवाड़ के सिसोदिया वंश का शाही शमशान स्थल है। और मजे की बात यह है कि यहाँ जो सबसे पहली छतरी बनी थी वो महाराणा अमर सिंह प्रथम की ही थी। लेकिन महासतियों का टीला एकदम अलग चीज है। ये भीलवाड़ा के बागौर में कुठारी नदी के किनारे एक बहुत पुराना पुरातात्विक उत्खनन स्थल है। तो इतिहास को सही से समझने के लिए अगली बार ये फर्क जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की तरफ, कर्ण सिंह और खुर्रम। अमर सिंह के बाद बारी आती है उनके बेटे महाराणा कर्ण सिंह की। कर्ण सिंह वो युवराज थे जिन्होंने वक्त की नजाकत को समझा और इस नई कूटनीतिक सच्चाई को अपना लिया। वो अजमेर में मुगल दरबार में जाने वाले मेवाड़ के पहले शाही सदस्य बने। जहांगीर के दरबार में उनका स्वागत हुआ, उन्हें 5000 का मनसब मिला। और इसी कूटनीति का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मेवाड़ की राजधानी आखिरकार चावंड से वापस अपनी पुरानी शान चित्तौड़गढ़ में लौट आई। ये मेवाड़ के लिए राजनीतिक स्थिरता का एक बहुत बड़ा संकेत था। लेकिन इतिहास अक्सर हमारे साथ अजब गजब खेल खेलता है ना? जरा इस विडंबना को देखिए। 1622 में जब उसी राजकुमार खुर्रम ने अपने ही पिता जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी तो उसे शरण किसने दी? महाराणा कर्ण सिंह ने। जी हां, और वो भी पिछोला झील के जग मंदिर में। वही खुर्रम जिसने कभी मेवाड़ को तबाह किया था अब वहां मेहमान था। कहते हैं कि दोनों ने भाईचारे के प्रतीक के तौर पर अपनी पगड़ियां तक बदल ली थी। इसे कहते हैं कूटनीति, जहां कल का दुश्मन आज गले मिल रहा होता है। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे आखिरी भाग पर, जगत सिंह और वास्तुकला। ये दौर मेवाड़ के लिए मानो एक नए सवेरे की तरह था। दादा अमर सिंह ने जो कड़वा घूंट पीकर शांति समझौता किया था, उसका सबसे मीठा फल पोते जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में मिला। मेवाड़ में कला और वास्तुकला की मानो बाढ़ सी आ गई। आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कैसे ये वास्तुकला की परियोजनाएं पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक कड़ी बन गई। कर्ण सिंह ने जग मंदिर की नींव रखी तो जगत सिंह ने उसे पूरा किया। फिर जगदीश मंदिर और धाय मंदिर बने। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थीं, बल्कि ये मेवाड़ के गहरे घावों पर मरहम लगाने जैसी थीं। उदाहरण के लिए जग मंदिर को ही ले लीजिए। पिछोला झील के बीचों बीच खड़ी यह शानदार इमारत नाम से भले ही मंदिर लगती हो, लेकिन असल में ये कोई धार्मिक जगह नहीं है। ना यहाँ कोई मूर्ति है और ना ही यहाँ कोई पूजा होती है। ये विशुद्ध रूप से कला का एक बेहतरीन महल है जिसे जगत सिंह प्रथम ने पूरा करवाया और इसे अपना नाम दिया।
इसके बिल्कुल उलट उदयपुर के ठीक बीचों बीच स्थित है भव्य जगदीश मंदिर। इसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की एक बहुत ही खास बात है इसकी दीवारों पर उकेरी गई जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कृष्ण भट्ट द्वारा संस्कृत में लिखा गया ये विशाल शिलालेख जो राजाओं की गाथाएं सुनाता है, सच में मेवाड़ के इतिहास को अपने पत्थरों में समेटे हुए एक खुला पन्ना है। और वास्तुकला के इसी शानदार दौर में हमें राजा की एक बहुत ही कोमल और मानवीय साइड भी देखने को मिलती है। जगत सिंह ने जगदीश मंदिर के ठीक पास एक और मंदिर बनवाया, धाय मंदिर। सोचिए, एक राजा अपनी धाय मां नोजूबाई के सम्मान में एक पूरा मंदिर बनवा रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये उनकी गहरी संवेदनाओं और कृतज्ञता का बहुत ही खूबसूरत और भावपूर्ण सबूत है। तो तलवारों और थका देने वाले युद्धों से शुरू हुआ ये सफर इन खूबसूरत महलों और मंदिरों पर आकर ठहरता है, और जाते जाते ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सच्ची जीत हमेशा युद्ध के मैदान में डटे रहने में ही है, या फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वर्ण युग लाने की खातिर अपने स्वाभिमान और अहंकार का बलिदान दे देने में है? आप क्या सोचते हैं? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।